हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और नंबर सिस्टम का ये मेरा इस चैनल पे 8वां वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जब मैंने आपको नंबर सीरीज का मतलब जो नंबर सिस्टम है इसका जो पहला वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था संख्याओं के बारे में, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि संख्याओं में जो जातीय मान होता है, ठीक है, जातीय मान हो गया और संख्याओं का स्थानीय मान होता है, इसको ज्ञात करना सिखा दिया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको कई सारी वीडियो दी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इकाई अंक से आधारित प्रश्न कराए। ठीक है, फिर अभी जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था वो था द्विआधारी संख्या पे रिलेटेड, मतलब उसमें मैंने आपको बाइनरी सिस्टम से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपको बताए थे बाइनरी सिस्टम से। आज इस वीडियो में हम ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करने वाले हैं, फिलहाल हम आज कंप्लीट करने वाले हैं अपनी संख्याओं को पूरी डिटेल से। हम इस टॉपिक में आज संख्याओं के बारे में जानेंगे और बने रहिए मेरे साथ, एक एक संख्या के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे और कौन सी संख्या को किस प्रकार से पहचानेंगे ये भी आप यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को इंग्लिश में नेचुरल नंबर और हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब कंफ्यूजन दोस्तों क्या होता है ना कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, तो वहीं पर जब आपको यही नहीं पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं तो आप सवाल को करोगे कैसे। सवाल आते हैं, सवाल मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल अभी आज इस वीडियो में हम सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे और बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल याद रखेंगे कि कौन सी संख्या किस अंक से शुरू होती है। तो यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो यहां पर क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है कि 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती है और 1 से ही क्यों स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी नेचुरल नंबर 1 से ही क्यों स्टार्ट होती हैं। तो इन सब के जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा और बिल्कुल डिटेल से इस चीज को समझाने वाला हूं। अगर प्राकृतिक संख्याओं की हम बात करें तो देखिए वह संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्या होती है। तो गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्या होती है, मौजूद है प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सभी क्या होते हैं, गिनी जा सकती हैं। अब आप कहेंगे कि 0 तो गिना जा सकता है, 0 तो 0 नहीं गिना सकता, 0 को हम सिर्फ पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम तो लिखने के लिए पढ़ देते हैं कि 0 है, पर 0 को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, इनका एक दूसरा नाम भी है, काउंटिंग नंबर्स इनको भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स, ये भी आप याद रखिएगा। और 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बात आप एक दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और कहां तक के जाती हैं, अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो इसको बिठा लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं है, इसका जवाब मैं अब आपको देने वाला हूं कि क्यों 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे कि यहां पर आपको देखिए लिखा है, ये यहां पर एक बॉक्स है। देखिए इस बॉक्स में पूछ रहा है आपसे कि इस बॉक्स में आपको कितने सेब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए जल्दी से कितने सेब दिखाई दे रहे हैं। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे भी बॉक्स में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कितने सेब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और इस वाले एक बॉक्स को देखिए और यहाँ पर मुझे बताइए कि कितने सेब दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं गिन रहा हूँ इसको 1 और 2। तो मैंने इसको कहाँ से गिना? मैंने इसको 0 से गिना? नहीं, 0 से नहीं गिना, मैंने इसको गिना कहां से? 1 से। ठीक, 1 यानी कि इसको मैं गिन रहा हूं 1 और ये आ गया 2, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। और हम गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। यहां पर देखिए इस बॉक्स में क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब 0, हम देख ही नहीं सकते, गिन ही नहीं सकते। जब यहां सेब होगा तभी तो हम उसको गिनेंगे, यहां सेब है ही नहीं। जब सेब है ही नहीं तो हम उसको गिन नहीं सकते। इसी प्रकार से 0 क्या हो गया, गिना नहीं जा सकता। 0 को हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स नहीं कहते, ये काउंटिंग नंबर्स नहीं होता है। तो ये शायद आपको सिंपल सी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि जो संख्याएं गिनी जा सकती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर कहां तक चलती हैं, अनंत तक के चलती हैं। अनंत, अनगिनत, कोई अंत ही नहीं है इन संख्याओं का। तो ये आप बिल्कुल बात बिठा लीजिए दिमाग में कि प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है और प्रारंभ कहां से होता है, 1 से। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है
और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 2 जो है सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है। फिलहाल हम अगली वीडियो में सम और विषम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सम में 2 बोलिएगा, ठीक है। फिर अगर पूछेगा सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है तो कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो सम विषम, सम में 2 हो जाएगा, विषम में 1 हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना। तो देखिए जो आपको दिखाई देता है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, या हम कह सकते हैं जिसको हम गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्या होती है। यहां पर कुछ थोड़े से और बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। जैसे लिखा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि क्या है? ये अनंत है, अनंत है, इन्फिनिटी, अनंत है। शून्य को हम गिन नहीं सकते, इसलिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। तो ये तो बातें देखिए आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए और जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको अच्छे से याद हो। आगे बात करते हैं संख्याओं की। दोस्तों अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को देखें तो देखिए कोई भी ऋणात्मक संख्या जो होती है वो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। कभी भी किसी भी संख्या के आगे अगर ऋणात्मक चिन्ह लगा है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई संख्या शून्य है तो शून्य संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो कभी भी किसी भी प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या और शून्य नहीं आता, जबकि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब अगर आपको संख्या का परिमेय रूप दे रखा है, परिमेय रूप ये होता है फ्रैक्शन वाला, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल संख्या बोलते हैं। रैशनल या परिमेय कहते हैं आपसे। तो रैशनल में देखिए लिखा है जैसे कि 3/4। तो 3/4 भी आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए और यहां पर ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और शून्य नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली वो संख्या है जो हम साधारण रूप से गिनते हैं और लिखते हैं, 1 2 3 4 5, यही क्या होंगी? आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है और शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर कई सारे टाइप लिखे, जैसे 3/4 ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1/5 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 3/4 माइनस है, माइनस तो वैसे ही क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। संख्याओं का भिन्नात्मक रूप इनको बोला जाता है, भिन्नात्मक, ठीक है। भिन्न यानी कि क्या होता है? एक भिन्न का रूप है, इसमें ऊपर क्या है? अंश है, नीचे क्या है? हर है। तो इस प्रकार की संख्या भी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर नहीं हो सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं हम संख्या रेखा की। संख्या रेखा कुछ दोस्तों इस प्रकार की होती है। देखिए संख्या रेखा, इसमें क्या होता है? जब भी हम संख्या में क्या करते हैं? किसी भी बिंदु से, संख्या में किसी भी बिंदु से जब हम दाहिनी साइड बढ़ते हैं, दाहिनी साइड, तो क्या होता है? संख्या का मान बढ़ता जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर हूं, मान लीजिए मैं 4 पर हूं और 4 से मुझे दाहिनी ओर जाना है। तो 4 से मैं कहां जाऊंगा? 3 पर, -3 पर, फिर -2 पे, फिर -1 पर। तो इस प्रकार से क्या होगा? 4 जो होगा उससे बड़ा 3 होगा और उससे बड़ा यहाँ पर -2 होगा और इससे बड़ा यहाँ पर -1 होगा। अब यही चीज आप यहाँ पर लगा के देखिए, जैसे मान लीजिए आप 3 पर हैं, 3 से आप कहाँ जाइए? दाहिनी ओर जाइए। दाहिनी ओर जाने पर आप कहाँ पहुंचेंगे? 4 पर। तो 3 से 4 का मान अधिक है। फिर आप 4 से कहाँ जाएंगे? 5 पर। तो 5 का मान जो होगा वो 4 से क्या होगा? अधिक है। तो याद रखिए कभी भी किसी भी संख्या रेखा में आप अगर किसी भी बिंदु से दाहिनी ओर जाएंगे तो संख्या का मान क्या होगा? बढ़ता है, और जबकि बाईं ओर जाने पे संख्या का मान क्या होगा? घट जाएगा। अगर मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पुट अप कर लूं कि 1 और 2 में, 1 और 2 में कौन बड़ा है? तो बताइए। ठीक, 2 बड़ा है, सही बात है कि 1 और 2 में कौन बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं यहीं पर कि -1 और +1 में कौन बड़ा है? -1 और 1 में कौन बड़ा है? तो देखिए यहां पर आपका 1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 1 बड़ा हो जाएगा। देखिए ये संख्या माइनस में और ये संख्या प्लस में, तो माइनस वाली अपने आप ही छोटी होती है। और यहां पर मैं आपको संख्यात्मक रूप दिखा रहा हूं, संख्या रेखा के आधार पर बता रहा हूं कि -1 से +1 दाहिनी ओर है, तो इसका मान क्या होगा? अधिक होगा। अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं कि -2 और +2 में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है +2 वाला बड़ा है। संख्या रेखा के हिसाब से आप क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। इसके बाद अब यहां पर एक क्वेश्चन रखता हूं मैं, देखिए -5 और -3 में
कौन बड़ा है, -5 और -3 में कौन बड़ा है? तो देखिए -3 वाला क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है -5 से दाहिनी ओर है। कभी भी आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर -5 है और -3, मैंने इन्हीं दोनों संख्या को उठा लिया। कभी भी आपको दो संख्याएं दे रखी हो, दोनों के आगे माइनस लगाओ, तो जो संख्या बड़ी होगी, ठीक है, उसका मान क्या होगा, कम होगा, और जो संख्या छोटी होगी उसका मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऋणात्मक संख्याओं को भी याद रख सकते हैं। अब इस संख्या रेखा में जो शून्य होता है, इसकी क्या भूमिका होती है यहाँ पर? देखिए शून्य क्या होता है, यह आपको ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को जोड़ता है, मतलब इसकी कड़ी होती है। कड़ी मतलब जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, क्या करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? शून्य। शून्य क्या है? ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के बीच की कड़ी है, इसको बिठा लीजिए दिमाग में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं धन पूर्णांक की। धन पूर्णांक क्या होते हैं? सबसे पहली बात, धन पूर्णांक आधुनिक संख्या पद्धति का मूल आधार है। इसको मूल आधार कहते हैं क्योंकि देखिए गिनती लिखते हैं तो कैसे सीखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही सीखते हैं ना, माइनस थोड़ी ना सीखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, संख्याएं सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक सीखते हैं? 100 तक सीखते हैं। इन संख्याओं में आपको शुरू में ही नहीं सिखाया जाता -1 -2, ऐसा नहीं सिखाया जाता। आपको पहले क्या सिखाया जाता है? 1 2 3 4। तो ये क्या होती है? धन पूर्णांक होती हैं, और इनको क्या कहा गया है? आधुनिक संख्या का पद्धति बताया गया। आधुनिक जो संख्या पद्धति है इसको बताया गया है, क्योंकि 1 2 3 4 ये सभी क्या है? धन संख्या है, और हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? धन संख्या सिखाई जाती है। तो ये क्या है? बिल्कुल मूल आधार है संख्याओं का। अब सबसे पहली तथा सबसे छोटी जो धन पूर्णांक है 1 होती है, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे पहली जो धन पूर्णांक है इससे क्या होती है? 1 होती है। 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे है धन पूर्णांक 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल आइडेंटिटी, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल आइडेंटिटी, इसको याद रखिएगा, आइडेंटिटी। किसको? हम बोलते हैं 1 को। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। धन पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल आइडेंटिटी। 1 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल आइडेंटिटी। शून्य क्या होता है? हमारा योगात्मक तत्समक होता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं, जैसे क्यों कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी भी संख्या से 1 की जब गुणा करते हैं तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आपको मान लो 100 दे रखा है, और 100 की आप जब 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर आपको अगर 100 से 1 की गुणा करनी होती तो ये कितना होता? 100 रह जाता। मतलब देखिए यहाँ पर इस वाले 100 पर इस 1 से गुणा करने पे क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब हमने यहाँ पर 2 से गुणा करा तो ये कितना हो गया था? 200 हो गया, यानी कि प्रभाव पड़ के क्या हो गया? दुगना हो गया, 200 हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एडिटिव। 100 की जब हमने 1 से गुणा करी तो 100 ही आया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा संख्या पे। 1 की 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 1000 की 1 से गुणा करेंगे 1000 आएगा। तो ये सब क्या हो गया? ये आपका हो गया गुणात्मक तत्समक, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 0 जो होता है उसका क्या होता है? योगात्मक तत्समक होता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जब हम 0 को किसी संख्या में जोड़ते हैं, तो उस संख्या पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि 0 और 1 जोड़ने पे 1 आएगा, 0 और 10 जोड़ने पे 10 आ जाएगा, 0 और 1000 जोड़ने पर 1000 आ जाएगा। तो ये आप बात बिल्कुल दिमाग में रखिए। आगे और बात करते हैं, देखिए 0 के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। 0 क्या होता है? ठीक है, 0 को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे गोल आकृति होती है, थोड़ी सी लंबी, ठीक है। तो ये क्या होता है? 0 होता है। और 0 एक योगात्मक तत्समक है, जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या समान रहती है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वह अनंत हो जाती है। मतलब आप जब किसी संख्या में क्या कर देंगे? भाग देंगे 0 से, ठीक है। जैसे ये 99 है, 99 है, 99 को जब आप क्या करेंगे? 0 से भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो क्या आएगा? अनंत आएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है। जब आप किसी संख्या को, ठीक है, 0 से गुणा कर देंगे, 0 गुणा 1 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे 0 हो जाता है।
शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए फिर बार बार कह रहा है आपसे, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है तो क्या है? शून्य एक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक भी नहीं माना जाता है। ये क्या है? सिर्फ इन दोनों के बीच की क्या है? कड़ी है। इन दोनों के बीच की कड़ी है। शून्य का सबसे महत्वपूर्ण काम धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों के बीच की कड़ी है, इसको याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहां पर, आगे अब पढ़ते हैं हम सम संख्याओं के बारे में। ठीक है, सम संख्याओं की अगर हम बात करें, सम संख्या क्या होती है? इनको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वह संख्याएं जो 2 या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं। 2 या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। सबसे बड़ी खासियत इनकी होती है कि इसमें जोड़ा बनता है। जोड़ा, जैसे कि आपके पास 8 है तो 8 का आप क्या कर सकते हैं? जोड़ा बना सकते हैं। 4 यहाँ रख दीजिए और 4 यहाँ रख दीजिए, देखिए एक जोड़ा बन गया। ठीक है, 4 का एक जोड़ा बन गया। इसी प्रकार से आपको 10 दे दिया तो आप क्या कर सकते हैं? 2, 2, 2, 2 और 2, 2, 2 के क्या कर सकते हैं? 5 जोड़े बना सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सम संख्या में आप जोड़े बना सकते हैं। और शून्य क्या है? सम संख्या नहीं है। तो देखिए शून्य एक सम संख्या भी नहीं है। शून्य एक सम संख्या भी नहीं है। तो शून्य देखिए ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना ही धनात्मक संख्या है, ना ही पूर्णांक संख्या है, ना ही सम संख्या है, ना ही विषम संख्या है। ना ही सम संख्या है, ना ही विषम संख्या है। क्या है? शून्य शून्य है। शून्य शून्य है, बस इतना आप याद रखिए। इन संख्याओं में जोड़ा बनता है, इसको भी आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। आगे बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। इन संख्याओं में जोड़ा नहीं बनता। जोड़ा नहीं बनता। जैसे मान लें आपको 3 दे दिया, 3 में आप जोड़ा बनाइए, कैसे बनाएंगे? 1, 2, 3 बांटिए, जरा जोड़े में बांटिए। देखिए अगर आप 2 को एक साइड लेंगे तो एक अकेला रह जाएगा। ऐसे ही आप इन 2 को एक साइड लेंगे तो ये अकेला रह जाएगा। ठीक है, अगर आप तीनों को एक साइड कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऐसी संख्या है जिसमें क्या करते हैं हम? जोड़ा नहीं बना पाते हैं। संख्याएं क्या होती हैं जिसमें जोड़ा नहीं बनता है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों है हमारी भाज्य संख्याएं। दोस्तों आगे आज हम पढ़ना है भाज्य संख्याएं से। भाज्य संख्याएं होती हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं जो क्या हो जाएं? भाज्य हो जाएं। क्या हो जाएं? भाज्य हो जाएं। एक से बड़ी वह सभी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या, ठीक है, एक और एक संख्या से भाग लग सके, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए 1, 2 और 3, ये तीनों जो होते हैं ना, ये भाज्य संख्या नहीं होती हैं। 1, 2, 3 तीनों क्या होती हैं? भाज्य संख्या नहीं होती। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक जो होता है वो केवल अपने एक से डिवाइड होता है। जब हम बात कर रहे हैं 2 की, तो देखिए 2 क्या है? एक से भाग हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद अन्य संख्या से, मतलब इस 2 के अतिरिक्त, मतलब इस 2 के अतिरिक्त किसी और से भाग होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, केवल 2 से हो रहा है। ठीक है, तो 2 संख्याओं से तो ये भाग हो रहा है, पर 2 के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग नहीं हो रहा है। तो इस कारण 2 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार अब मैं यहां पर बात करता हूं 3 की। 3 की बात करता हूं। 3 देखिए 1 से भाज्य हो जाएगा, 2 से भाज्य नहीं होगा, और फिर 3 से भाज्य होगा। जबकि मैंने आपको क्या बताया, 1 से हो जाए और किससे हो जाए? अन्य संख्या से। जब मैं 3 की बात कर रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है, 3 की बात कर रहा हूं तो 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, और फिर 3 से होगा। जबकि हमें क्या चाहिए भाज्य संख्याओं में कि 1 से हो जाए और अपने आप को नहीं, किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से वो भाग हो जाए, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अब मैं यहां बात करता हूं 4 की। 4 को मैं 1 से भाग कर सकता हूं, हाँ हो सकती है। ठीक है, 4 को मैं 2 से भाग कर सकता हूं, हाँ हो सकती है। 4 को मैं 3 से भाग कर सकता हूं, नहीं हो सकती है। तो अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं 4 की। तो देखिए 4 जो है वो अपने आप को छोड़कर अन्य 2 संख्याओं से भाग हो रही है, और इसमें 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। तो हमें बस यही तो चाहिए। इसी प्रकार से 6 को देखिए, 6 क्या हो रहा है? 1 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है और 6 से भाग हो रहा है। तो देखिए 6 वाला तो कोई मतलब ही नहीं बना। 1, 2, 3 यानी कि अपने आप को छोड़कर किन्हीं 2 संख्याओं से वो क्या हो जाए? भाग हो जाए, तो वो भाज्य संख्या होती है। 8 देख लीजिए, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 1 से हो रहा है और 8 से भी हो रहा है भाग। ठीक है, तो अपने आप को तो नहीं देखना है, सिर्फ इन तीनों को देखिए, तीनों से भाग हो रही है। तो 8 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इन संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। ठीक है, याद रखिए क्या कहते हैं? यौगिक संख्या।
आगे हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। दोस्तों अभाज्य संख्याओं में ही आज हम इसको पढ़ना है, बाकी हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो देखिए ऐसी वो संख्याएं जो एक से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य ना हो। तो देखिए ये वाली संख्या भी क्या होनी चाहिए, एक से विभाजित होनी चाहिए और प्लस स्वयं वाली संख्या से, मतलब जो संख्या है उससे विभाजित हो, किसी दूसरे वाली संख्या से विभाजित ना हो। तो ये क्या होंगी, हमारी अभाज्य संख्या होंगी। जैसे कि दो की अगर हम बात करें तो दो देखिए एक से विभाजित होगा और दो से विभाजित होगा। तीन की हम बात करें तो देखिए तीन क्या होगा, एक से विभाजित होगा, तीन से विभाजित होगा। अब यहां पर अगर हम चार की बात करें तो देखिए चार क्या होगा, एक से विभाजित हो जाएगा, दो से विभाजित हो जाएगा, अपने आप को छोड़कर। तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या बनती है वो दो बनती है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और यहाँ पर एक कर देते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला है कि वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक है, एक जो है ना वो मैंने आपको क्या बताया, देखिए एक ऐसी संख्या है जो ना अभाज्य है ना भाज्य संख्या है, ठीक है। याद रखिएगा, ना अभाज्य है ना भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए ये अपने आप से ही डिवाइड हो रही है, जबकि यहाँ पर दो कंडीशन होनी चाहिए, एक से और स्वयं से, स्वयं के अतिरिक्त किसी और से ना भाग हो। रूढ़ संख्या इनको बोलते हैं, दूसरा नाम इनका रूढ़ संख्या है। एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, इसको याद कर लीजिए। एकमात्र सम संख्या दो है, ठीक है, जो अभाज्य होती है, ठीक है। तो एकमात्र सम संख्या क्या है, दो है जो अभाज्य होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो क्या हो, अभाज्य होती है। 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है, जिसमें से 15 जो संख्या होती हैं वो 1 से 50 के बीच में ही आ जाती हैं, और जो 10 संख्याएं बचती हैं वो 51 से 99 यानी कि 100 के बीच में आती हैं, 51 से 100 के बीच में आती हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, आप इनको बिल्कुल रट लीजिए इसको, ठीक है। और आगे कल जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें भी आपको मैं इसी अभाज्य संख्याओं से आगे के जितने भी टाइप होते हैं, जितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है।